मेरी जिठानी अपनी बेटी को हर वक्त कमरे में बंद रखती और किसी को उसके कमरे में जाने न देती। मैंने उसे देखा नहीं था। मुझे जेठानी पर शक हुआ तो एक रोज़ उसके घर से निकलते ही चोरी छुपे उसके कमरे में गई जहाँ जिठानी की बेटी थी। मगर अंदर नज़र पड़ते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह तो एक दुनिया में बहुत राजों से पर्दा उठते देखा था। जिंदगी तो होती ही राज है, हर कदम पर एक नया राज खुलता है। मगर उस दिन मुझे लगा जैसे वो कोई राज नहीं बल्कि एक तूफान हो जिससे पर्दा उठते ही मेरे ख़ानदान की तबाही लिखी थी। मगर हकीकत तो ये थी कि मैंने खुद पर्दा उठाया था, खुद अपने हाथों से इस तूफान को बुलाया था, अपने घर को, अपने ख़ानदान को उसके इस राह में धकेला था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, किस तरह इस राज को राज ही रहने दूं, इस पर पर्दा कैसे गिराऊं जिसे उठाने से बहुत कुछ खराब होना था। मैं पत्थर बन चुकी थी, मेरे जहन पर लाखों सवालात का बोझ था, अजीब तरह की टेंशन थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। मैं अभी उसका हल निकालती जब दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मेरा दिल कांप गया, क्योंकि मुझे पता था कि आने वाला कौन है। लेकिन दरवाज़ा खुलते ही मेरे कदमों से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वहाँ तो मेरे पापा स्कूल में टीचर थे और हमारा ताल्लुक़ अच्छे लोगों में होता है। मैं बहुत ही खूबसूरत थी और मेरा दूध जैसा सफ़ेद रंग था जो सबको मेरा दीवाना बना देता। मगर मुझे कभी अपने हुस्न पर गुरूर नहीं रहा। मैं खुश मिजाज लड़की थी, मेरा ध्यान बस पढ़ाई की तरफ रहता। मैं पढ़कर कुछ बनना चाहती थी, मगर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। तभी मेरी पढ़ाई रुक गई, जिसकी वजह मेरा हुस्न ही था। मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा था। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी पढ़ाई रुके, मगर मेरे बस में कुछ नहीं था। मैं जिस कॉलेज में पढ़ती थी उस कॉलेज के करीब कुछ बड़े बड़े खूबसूरत घर बने हुए थे। आते जाते अक्सर उनके सामने कोई ना कोई खड़ा होता। अब तो मैं भी पहचान गई कि किस घर में कौन रहता है, क्योंकि मेरा तो रोज़ का आना जाना था, इसलिए रोज़ देखने वाले चेहरे दिमाग में हो गए। इसी दौरान आते जाते अक्सर मुझे एक खूबसूरत घर के सामने एक अच्छी शक्ल का लड़का खड़ा दिखाई देता और मुझे देखकर वह अक्सर हंस देता और तब तक वहाँ खड़ा रहता जब तक मैं नज़रों से ओझल न हो जाती। शुरू में तो मुझे लगा कि एक लॉफर किस्म का लड़का है, ऐसे ही लड़कियों को ताड़ता होगा, हर एक लड़की को देखकर ऐसे ही मुस्कुराता होगा। लड़कों का तो काम ही होता है ये। मैंने ये सोचकर इस बात को ध्यान नहीं दिया, मगर मेरी बहन ने मुझसे कहा, ऐसा लगता है ये लड़का तुम्हें पसंद करता है, तभी तो तुमसे नज़रें नहीं हटाता। मेरी बहन ने मेरी तवज्जो उसकी तरफ दिलाई तो मैंने भी महसूस किया कि वाकई में वह लड़का मुझसे प्यार करता है और लड़कियों को नहीं देखता, सिर्फ मुझे देखता है। क्योंकि हम पैदल घर जाते थे तो मैं जब भी उस लड़के के सामने से गुजरती, उसकी बोलती आंखों से मेरे लिए कोई पैगाम होता, मगर चुपचाप वहाँ से गुजर जाती। मैं इस लड़के को जवाब देकर लोगों को बातें बनाने का मौका नहीं देना चाहती थी, क्योंकि हम गरीब थे। गरीब के पास इज्जत के अलावा कुछ नहीं होता। जब कोई इंसान आपकी ज़ात में दिलचस्पी रखता हो तो दिल में खुद ब खुद उसके लिए नरम जज्बात आ जाते हैं। मैं भी अंदर ही अंदर उसे पसंद करने लगी थी। उस सब में ज़्यादा हाथ मेरी बहन का था, जो हर वक्त मेरे सामने उस लड़के की बातें लेकर बैठ जाती। ना चाहते हुए भी मेरा ध्यान उसी की तरफ जाता, मगर मैं अपनी माँ और बाबा को शर्मिंदा करना नहीं चाहती थी। तभी जाकर इस मोहब्बत को मानने से इनकार करती थी। मैं जानती थी अगर मैंने ये मान लिया कि मुझे इस लड़के से मोहब्बत है तो मेरे पापा का सर झुक जाएगा, उनको मुझ पर जो मान है वे टूट जाएगा, और मैं हरगिज़ नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ उन लोगों का ताल्लुक़ खुशहाल घराने से लगता था। उनको घर से ही पता चलता था कि वे काफ़ी पैसे वाले लोग हैं। एक बात मेरे दिमाग में ज़रूर थी कि अगर ये लड़का मेरे साथ सच्चा है तो अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भेजेगा, अगर सच्चा नहीं है तो खामोशी से रास्ता बदल देगा। काफ़ी दिन यूं ही गुजर गए, मगर उसकी तरफ से कोई नहीं आया। घर में अचानक मेरी शादी की बात चलने लगी। अब जब कोई बात शादी के बारे में होती मुझे बहुत ज़्यादा खौफ लगता। मुझे उससे मोहब्बत हो चुकी थी। वे अगर नज़र ना आता तो दिल घबराता। मैं कई बार रो चुकी थी, अगर उसने किसी को ना भेजा तो मैं क्या करूँगी, कैसे अपने दिल को संभालूँगी। कि दिन पे दिन मुझे ये फिक्र अंदर से खाने लगी और मेरा ध्यान पढ़ाई से हटता जा रहा था। मगर एक दिन वह लड़का मेरे पीछे मेरे घर तक आ
गया जिस पर मैं बहुत डर महसूस कर रही थी। अगर पापा ने या मोहल्ले के लोगों ने इसे मेरा पीछा करते हुए देखा तो कयामत आ जाएगी। मगर शुक्र है कि इस वक्त वहाँ पर कोई नहीं था। गली सुनसान थी और मैं जल्दी जल्दी अपने छोटे से घर के अंदर चली गई। मगर मेरा दिल उस वक्त भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मेरे हाथ पैर काँप रहे थे। पहली बार मुझे उस लड़के से खौफ महसूस हो रहा था कि वे मेरे घर तक आ गया। ना जाने वे क्या करेगा। अगर उसने मुझे ब्लैकमेल किया तो मैं क्या करूं? कि उस वक्त मैं भूल गई थी कि वह मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकता था। मैंने कौन सा कभी उससे बात की थी जिसे हथियार बनाकर वह मुझे ब्लैकमेल करता। इस सोच में मेरी रात गुजरी। एक लम्हे के लिए मेरी आंखों में नींद उतरी थी। मगर मैं बहुत हैरान हो गई जब अगले दिन उस लड़के के घर वाले मेरे लिए रिश्ता लेकर आ गए। उन सब औरतों ने महंगे महंगे लिबास ज्वेलरी पहनी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि पैसों की नुमाइश करने आए हों। हम तीनों में से मेरी बहन और मेरी माँ बहुत हैरान थी। उन्हें देखकर, उनका पहनावा देखकर माँ काफ़ी देर हैरत में पड़ी हुई थी, लेकिन उनके मुलाकात करने पर होश में आई। कुछ ही बातों के बाद मुझे एहसास हुआ जैसे उनका रवैया ख़ास अच्छा नहीं है। गौर करने पर मुझे लगा कि उनके चेहरे उतरे हुए थे। ऐसा लगता था किसी ने उन्हें ज़बरदस्ती यहाँ पर रिश्ता लेकर भेजा हो, या शायद मुझे ऐसा महसूस हो रहा था क्योंकि मैं बहुत गहरी नज़र रखती थी, छोटी छोटी बातों को बहुत गौर से सोचती थी। माँ तो खुश हो गई कि इतने बड़े घर से मेरे लिए रिश्ता आया, मगर न जाने क्यों मैं खुश नहीं हो रही थी। शायद उस लड़के के घर वालों को देखकर कुछ बातें मेरे दिल में बैठ गई। ये लोग सही नहीं लग रहे थे, मगर कहते हैं ना, रिश्ता आसमानों पर बनते हैं। रिश्ता अच्छा था। माँ और पापा ने सोचने का वक्त मांगा और छानबीन करवाई तो मालूम हुआ कि अच्छे ख़ानदानी लोग हैं। पापा इस रिश्ते के लिए राज़ी हो गए और माँ से कहा कि बार बार ऐसे रिश्ते घर बैठे नहीं आते और मेरी बेटी शहज़ादी वहाँ बहुत खुश रहेगी। पापा और माँ को रिश्ता अच्छा लग रहा था और हाँ बोल दिया। तब मुझे मालूम हुआ कि लड़के का नाम क्या है। यूं उनके घर वाले आए और हमारे चट मंगनी और पट बिया वाले मामले हो गए। इस दौरान मुझे उनके घर वालों की तबीयत सही नहीं लगी। शादी की तमाम रस्मों के दौरान सब अलग अलग सी नज़र आ रहे थे। ऐसा लगता था उन सब को हमारी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं रुखसत होकर ससुराल आई तो सबने मेरा वेलकम किया। बस एक मेरे पति थे जो मुझसे खुश नज़र आ रहे थे और मुझ पर जान वारते जा रहे थे। ऐसा लगता था हम गरीब लोग हैं, इसलिए सबका रवैया हम पर ख़राब लग रहा था। इतना तो मैं जानती थी कि मेरे पति मुझे पसंद करते हैं, मगर उस हद तक पसंद करते थे मुझे इल्म नहीं था। वे मुझसे मोहब्बत करते थे और उनकी मोहब्बत पाकर मैं खुद को खुशनसीब समझने लगी। तभी उन्होंने बताया कि उन्हें मैं पहली नज़र में ही पसंद आ गई और उन्होंने पहले दिन से ही तय कर लिया कि शादी भी मुझसे करेंगे और घर वालों को राज़ी करने में इतना वक्त निकल गया। वे लोग इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं हो रहे थे। अब भी मेरे घर वाले इस शादी से खुश नहीं हैं। वे मेरी शादी मेरी भाभी की बहन से कराना चाहते थे, मगर मुझे तुम पसंद आ गई। भाभी की बहन मुझे पसंद करती थी और भाभी ने बगैर मुझसे पूछे बहन को दिलासा दिया हुआ था कि मेरी शादी उससे करवाएंगी। अब भाभी गुस्से से पागल हो रही थी तो उधर उनकी बहन उससे नाराज़ थी, मगर उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। मैंने तो कभी भाभी की बहन को कोई ऐसी आस नहीं दिलाई। वे खुद से ही फ़र्ज़ कर बैठे कि मेरी शादी उससे होगी। अब तुमको इन लोगों का रवैया मेरे खातिर बर्दाश्त करना होगा। मुझे यकीन है तुम सबके दिल में जगह बना लोगी। उसकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी और मैंने भी दिल में तय कर लिया कि मैं प्यार मोहब्बत से सबके दिल जीत लूँगी। मगर मुझे मालूम नहीं था कि इस घर के लोगों के अंदर दिल की जगह पत्थर बसे हुए हैं। मेरा प्यार या फिर मेरी खिदमत करना उन्हें कुछ पसंद नहीं आया। मैंने सबके दिल जीतने की बहुत कोशिश की और मैं थकार कर बैठ गई। जब कोई मुझसे बात करने को तैयार ही नहीं था तो मैं कैसे उनको राज़ी करती। उस घर में मेरी हैसियत किसी नौकरानी से कम न थी। सबसे ज़्यादा मेरे साथ ख़राब रवैया मेरी जिठानी और जेठ का होता, क्योंकि जिठानी को अपनी बहन अपने देवर यानी मेरे पति के लिए लानी थी और मेरे जेठ को अपने कम से कम पैसे वाले लोग पसंद नहीं थे, तभी वे मुझे पसंद नहीं करते थे। मगर मैं चुप थी, सबका रवैया बर्दाश्त करती रही, जो एक मुश्किल काम था। मेरे जेठ बहुत बड़ा और जालिम इंसान था। वे मुझे तरह तरह से तंग करता। आते
जाते मेरा हाथ पकड़ लेता, इशारा करता। मैं नई नवेली दुल्हन थी, बहुत डरती थी, किसी से जेठ की शिकायत भी नहीं लगा सकती। शायद कोई मेरी बात का यकीन नहीं करता और सब मुझे झूठा और मक्कार समझते और यही कहते कि आते ही जेठ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। इसलिए मैं सब खामोशी से बर्दाश्त करती रही और मेरी कोशिश होती कि जहाँ जहाँ जेठ का सामना करने के चांस होते मैं वहाँ नहीं जाती। मेरा पति मुझसे अक्सर पूछता कि तुम घबराई और परेशान क्यों रहने लगी हो, मगर मैं टाल जाती। क्या पता वे मेरी बात पर यकीन करते या ना करते। और वैसे भी मैं उसको इसके भाई से नफरत नहीं करवा सकती थी। मेरी जिठानी भी हर वक्त मुझे जली कटी सुनाती रहती, मगर मैं खामोशी से सबके जुल्म सहती रही। सिर्फ अपने पति की मोहब्बत ने मुझे मजबूर किया था ये सब सहने के लिए। मुझे डर था कि अगर मैंने उसे उन लोगों की शिकायत लगाना शुरू किया तो कहीं मैं उसके दिल से ना उतर जाऊं। उस घर में मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। मेरी सास और ननंद का रवैया भी मेरे साथ अच्छा नहीं था। मेरे हर काम में नुक्स निकालने लग जाती। हर वक्त सब मुझे ही ताने मारते कि मैंने अपने पति को अपने हुस्न के जाल में फंसा कर इससे शादी की है। ये बात मुझे बहुत तकलीफ देती, मगर इतनी तकलीफ मुझे लोगों की बातों से नहीं होती जितना जेठ के रवैये से होती। उसकी हरकत बढ़ती जा रही थी। मैंने देखा था कि मेरा जेठ अपनी बीवी से सख्त रवैया रखता था, हर जगह उसे जलील करता, क्योंकि वह खूबसूरत होने के साथ उसके क्लास की भी थी। फिर वे क्यों ऐसा करता था और जेठानी की क्या मजबूरी थी जो वे उसकी बातें बर्दाश्त करती। मैं उस पर हैरान थी। जब भी जेठानी की लड़ाई हो जाती तो वे अपनी सारी भड़ास मुझ पर निकालती। एक दिन मैं घर की सफाई कर रही थी जब जेठ के कमरे के करीब से गुजरते मेरे कानों में किसी बच्चे के रोने की आवाज़ पड़ी। मैंने वहां देखने की कोशिश की, मगर मुझे वहां कुछ नहीं नजर आया। मैंने ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश की तो वह आवाज़ जेठानी के कमरे से आ रही थी। मैं हैरान थी। ना तो घर में कोई मेहमान आया और ना ही किसी नौकर को इजाज़त थी अपने बच्चे साथ लाने की। मैंने दरवाज़ा खोलकर अंदर जाकर देखने का सोचा। अभी मैंने हैंडल पर हाथ ही रखा था कि अंदर से दरवाज़ा खुला और जेठानी बाहर आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वे मुझे वहाँ देखकर घबराई, जैसे कोई चोर अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से घबराता है। वह मैं सफाई कर रही थी। मैंने डर कर 2 कदम पीछे लिए। अच्छा तो सफाई करो, ये नज़र क्यों रख रही हो? वह एकदम अपने पर आ गई और मुझे सुनाना शुरू कर दिया। मैं वहाँ से चली आई, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ से बच्चे के रोने की आवाज़ क्यों आ रही थी। शाम को मैं किचन में थी जब ननंद वहाँ आई। मेरी छोटी ननंद खुश मिजाज थी, इसलिए मेरी उससे दोस्ती हो चुकी थी। उसे परेशान देखकर उसने वजह पूछी तो मैंने बिना किसी डर खौफ से उसे सुबह वाले वाक़या बता दिया, जिसे सुनकर वे खामोश हो गई। कुछ देर बाद बोली तो उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, मगर उसकी बात ने मेरे पैरों तले ज़मीन निकाल दी। मैं आंखें फाड़ के उसे देख रही थी। मुझे वहाँ आए 3 महीने से ऊपर का वक्त होने वाला था, तो मैं इतनी बड़ी बात से अनजान थी। मुझे खुद पर हैरत थी। ये बात छुपाने वाली तो नहीं थी जैसे सब ने छुपा रखी थी। सबसे ज़्यादा तो ताज्जुब मुझे मेरी जिठानी पर था। मेरी जिठानी की एक बेटी थी जिसे वे सारा दिन सारी रात 24 घंटे कमरे में कैद रखती। मुझे समझ नहीं आया कि कैसे कोई अपनी इकलौती बेटी को हर वक्त कमरे में बंद रख सकता है, और उस कमरे में किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। मेरी जिठानी हर वक्त पहरे में रहती और किसी को वहाँ रुकने तक न देती। कुछ रोज़ और गुजर गए। मैंने एक दफ़ा वहाँ जाने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। इस तरह 2 साल गुजर गए। ऊपर वाले ने उस दौरान मुझे रहमत से नवाजा। मेरी बेटी की पैदाइश पर सब लोग खुश थे, जैसे पहली औलाद हो ख़ानदान की, जबकि मेरी जिठानी के चेहरे से साफ पता चलता था कि वे किस कदर गुस्से में थी। 2 साल गुजर जाने के बाद भी मैंने उसे देखा नहीं। मुझे समझ ना आता कि वे क्यों ऐसा करती हैं। मैंने अपनी माँ से बात की तो उन्होंने कहा क्या पता वह बहुत खूबसूरत होगी, तभी वे ऐसा करती हैं। कुछ लोग होते हैं जो लोगों की नज़रों से अपने बच्चों को छुपाने के लिए घरों में कैद रखते हैं। यह आदत कम ही लोगों में पाई जाती है। माँ के कहने पर मुझे अपने मोहल्ले की एक आंटी याद आ गई। वह भी यूं ही अपने बेटे को घर में कैद रखती थी, मगर उन्होंने कभी किसी से उसे छुपाया नहीं था। बस वे उसे घर से निकलने नहीं देती थी। उनका कहना था कि वे माहौल के बुरे असर से अपने बेटे को महफूज रखना चाहती हैं। लेकिन यहाँ तो शायद मेरी जिठानी पूरी दुनिया से ही अपनी बेटी को महफूज रखना चाहती थी। मैंने उसके बाद बहाने बहाने से वहाँ जाना शुरू कर दिया। एक
दिन मैं उनके कमरे के करीब थी और अंदर जाने का सोच रही थी जब अंदर से जेठ के चिल्लाने पर चौंकी। वे जिठानी पर चिल्ला रहे थे। मैंने वहां से वापस आना ही सही समझ लिया कि किसी की बातें सुनना मुझे गवारा ना था और मेरी तबीयत मुझे ऐसी चीज़ की इजाज़त नहीं देती। मगर जेठ की अगली बात पर मेरे कदम पत्थर हुए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई बाप अपनी बेटी के लिए ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकता है। जैसे जैसे मैं जेठ की बातें सुन रही थी वैसे ही वैसे मेरे अंदर उस बच्ची को देखने का इरादा बढ़ता जा रहा था और अब मुझे जेठानी पर शक होने लगा। कुछ तो गलत था जिसकी वजह से जेठानी ये सब कर रही थी। ऐसा क्या था वे मुझे पता लगाना था। तो एक दिन उस घर से निकलते ही मैं चोरी छुपे उनके कमरे में गई, मगर कमरे के दरवाजे लॉक थे। मैं बहुत मायूस हो गई। फिर उसी वक्त मुझे एक फिल्म का सीन याद आया तो मैंने बालों से हेयरपिन निकाली और उससे लॉक खोलने की कोशिश करने लगी। कुछ ही देर बाद ये दरवाज़ा खुल गया, जिसे खुलता देख मेरे अंदर तक खुशी की लहर उठी। मैंने अंदर जाकर जैसे ही दरवाज़ा खोला और अंदर आई, अंदर नज़र पड़ते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस वक्त मुझे पता चला जेठ क्यों अपनी बेटी को मनहूस बोलते थे, क्यों वे हर वक्त जेठानी से लड़ते थे, क्यों जेठानी जेठ की हर बात पर खामोश रहती, क्योंकि वे अपने घर नहीं जाती थी, क्यों वहाँ से कोई नहीं आता था। मैंने दुनिया में कई राजों से पर्दा उठते देखा, हर तरह के लोग देखे थे, हर तरह की ज़िंदगी देखी थी। और वैसे भी ज़िंदगी तो होती ही एक राज है, हर कदम पर एक नया राज खुलता है। मगर उस दिन मुझे लगा जैसे कोई राज नहीं बल्कि एक तूफ़ान हो, जिससे पर्दा उठते ही मेरे ख़ानदान की तबाही लिखी थी, मेरे ससुराल की तबाही थी, वे जो मेरे सामने थी। मगर हकीकत तो ये थी कि मैंने खुद पर्दा उठाया था, खुद अपने हाथों से उस तूफ़ान को आज़ाद किया था, अपने घर को अपने ख़ानदान को उसकी राह में दिखलाया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किस तरह इस राज को दोबारा राज ही रहने दूं, कैसे वे पर्दा गिराऊं जिसके उठने से बहुत कुछ खराब होना था, कैसे अपने ससुराल को दुनिया की नज़रों से बचाऊं। मैं पत्थर बन चुकी थी, मेरे जहन पर लाखों सवाल का बोझ था, अजीब तरह की बेचैनी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। अभी मैं उसका हल निकालती जब दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मेरा दिल कांप गया क्योंकि मुझे पता था कि आने वाला कौन है, लेकिन दरवाज़ा खुलते ही मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई क्योंकि वहाँ तो मेरा जेठ खड़ा था। क्या हुआ, रंग क्यों पीला पड़ रहा है तुम्हारा? जेठ के सवाल पर मुझे याद आया उस कमरे का दरवाज़ा तो मैंने घबराहट और जल्दी में खुला ही छोड़ दिया। तभी मैं वापस भाग गई, मगर तब तक देर हो चुकी थी। मेरे यूँ भागने पर जेठ भी मेरे पीछे भागे। मैं उसी कमरे के सामने फर्श पर बैठ गई। कमरे का दरवाज़ा खुला देख जेठ अंदर भागे, मगर अंदर देख उनका रंग सफ़ेद पड़ गया। ये तुमने खोला है ना वे दरवाज़ा? वे दरवाजे की तरफ इशारा करते पूछ रहे थे। उसके यूं पूछने पर मेरा हलक सूख गया। वे गुस्से से मेरी तरफ आए और मेरी गर्दन पकड़ ली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कमरे का दरवाज़ा खोलने की? वे गर्दन पर दबाव डालते गुस्से से चिल्ला रहे थे। मुझे लगा मेरा सांस अटक जाएगी, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। इससे पहले मेरी सांस रुकती जब किसी ने पीछे से जेठ को खींचा और कुछ देर तक मेरे हवास पूरी तरह गुम हो चुके थे। मैंने अपनी आंखें बंद होने से पहले अपने शौहर को अपने पास बैठा देखा। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मेरे पति मेरे पास थे। मैंने उठना चाहा तो उसने मुझे बैठने में मदद की। मैं शर्मिंदा हुई, उन्हें सर झुकाते हुए देख रही थी। उन्होंने कहा, तुम्हारे शर्मिंदा होने से क्या होगा? आप पति के इस लहजे में पहली बार सकती थी। वे सब क्या था? और उनकी बेटी? मैंने उलझन से पूछा। भैया प्रॉपर्टी डीलर थे, उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था, यहाँ तक कि उन्हें एक दफ्तर उसी काम के लिए खोल दिया गया। पूरे मुल्क में उनका नाम आम हो चुका था, लोग दूर दूर से उनके पास आ गए थे। हम सब समझते थे कि ये काम उनके लिए बहुत लकी है, मगर हम में से किसी को नहीं पता था यही काम उनकी बदकिस्मती बन जाएगी, और बदकिस्मती भी वह जो सारी ज़िंदगी के लिए होती। एक दफ़ा भैया ने एक हवेली खरीदी। वह हवेली इतनी खूबसूरत थी कि देखने वाला उसे देखता ही रह जाता। भैया भी हम सब के साथ वहाँ शिफ्ट हो गए। भैया की शादी
शादी नहीं हुई। शादी के 1 महीने बाद भाभी अजीब होने लगी। दिन पर दिन वह बदलती जा रही थी। फिर एक बाबा ने बताया कि उनके अंदर हवाई चीज़ों ने कब्जा कर लिया है। भाभी उन दिनों उम्मीद से थी। उस बाबा ने पूरी कोशिश करके उस चीज़ को निकाल दिया। हम सबको यही लगा कि अब हम महफूज हैं। लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो वह इंसान शक्ल का नहीं था, क्योंकि वह भैया का नहीं बल्कि उस जिन का था जिसने भाभी के अंदर कब्जा किया था। भैया ने उसे ख़त्म करना चाहा, मगर भाभी ने करने नहीं दिया। माँ थी, कैसे अपने बच्चे को मारने देती। उस दिन के बाद भैया को भाभी से नफरत होने लगी, लेकिन भाभी बर्दाश्त कर जाती। उस बच्चे को भाभी ने अपने कमरे में रखा। वह वहाँ उसे कैद रखती थी। दरवाजे के पास बैठकर एक सफ़ेद रंग का पाउडर डालती। भाभी को एक बाबा ने बताया जिससे वह बच्चा भाग नहीं सकता, वह वहीं कैद रहता। लेकिन तुमने जब दरवाज़ा खोला तो वह बंधन टूट गया, जिससे वहाँ से वह फरार हो गया। अब वह कहाँ है किसी को नहीं पता। भाभी की तबीयत खराब है, वह उसे ढूंढती रहेंगी जब तक मिल न जाए। वह खामोश हो गई। मैं बोली तो मुझे मेरी आवाज़ किसी खाई से आती महसूस हुई। मैंने हाथ जोड़े तो उसने नीचे कर दिए। शायद उसका आज़ाद होना ज़रूरी था। उसके कहने पर मैं रो दी। आज उस वाक़े को 15 साल गुजर चुके हैं। जेठानी की तबीयत बिगड़ती देख जेठ उसके साथ नर्म हो गए। अब उनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं। सब अपनी अपनी जगह खुश हैं, मगर मैं आज भी बेचैन हूँ। मुझे लगता है जैसे वह बच्चा लौट आएगा और मुझे कुछ कर देगा। मेरे डर को देख मेरे पति मुझे ताबीज़ पहनाया। शायद मेरे पति सही कहते थे कि उसका आज़ाद होना ज़रूरी था, तभी वह लौट कर नहीं आया। धन्यवाद दोस्तों।